नमस्कार, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। यह मौखिक विवरण की तुलना में इसका अर्थ या सार अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। उस वाक्य को भला कौन भूल सकता है जब रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ 62 वर्षीय येवगेनी प्रिगोजिन ने दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति रूस के प्रमुख नेता को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने की कसम खाते नजर आए थे। प्राइवेट आर्मी की जब भी बात आती है तो रूस के वैगनर ग्रुप और अमेरिका के एकेडमी दो ऐसी जानी मानी कंपनियां हैं जो हाल के सालों में विवादों में रही हैं। वहीं एक मुल्क ऐसा भी है जो हमारे पड़ोस में है। यह मुल्क जिसने कोरोना के मामले में लापरवाही बरती और पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जो पूरी दुनिया में कभी कारोबार फैलाने के नाम पर तो कभी किसी मदद को देने के नाम पर घुसपैठ कर चुका है, जो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार करता रहा है। वह मुल्क जो आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है, लेकिन 1970 के दशक के बाद एक नई चाल की ओर फिर से इसने अपने कदम बढ़ा दिए। हम बात चीन की कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। चीन की कंपनियां अपनी वॉलंटियर आर्मी बनाने में जुटी है। 1970 के दशक में यह चीन में बेहद ही आम थी। देश के कई सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में एक निजी फर्म ने पिछले वर्ष घरेलू लड़ाकू बलों की स्थापना की है। चीन की प्राइवेट आर्मी के बारे में क्या जानते हैं? निजी इकाइयों को पीपुल्स आर्म फोर्स के रूप में जाना जाता है। वे उन नागरिकों से बने हैं जो अपनी नियमित नौकरी जारी रखते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी चीन की सेना के लिए एक अतिरिक्त बल के रूप में कार्य करते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पीपुल्स आर्म फोर्स के युद्ध के दौरान सहायता, राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान संचालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद जैसे मिशनों के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। एफटी की अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ये निजी सेनाएं नागरिक सुरक्षा गतिविधियां चलाती हैं और सैन्य भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण में योगदान देती हैं। हालांकि इन बलों के सदस्य अभी चीन के बाहर काम नहीं करते। वे काफी हद तक अमेरिका के नेशनल गार्ड की तरह हैं, एक राज्य आधारित बल जो अमेरिकी सेना के निजी लड़ाकू रिजर्व के रूप में कार्य करती है। पिछले साल से चीन के निजी मिलिशिया में वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2023 में चीनी रक्षा मंत्रालय ने इन इकाइयों को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों SOE में शामिल करने पर जोर देने की पुष्टि की। अधिकांश निजी बल SOE द्वारा स्थापित किए गए हैं। दिसंबर में बिली ग्रुप अपनी इकाई स्थापित करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। दुनिया के शीर्ष डेयरी उत्पादकों में से एक इस कंपनी के राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन होहट में स्थानीय सरकार यहाँ पे स्थित है। माओ की रेड आर्मी 1949 में पार्टी के सत्ता हासिल करने के बाद सशस्त्र बल समूहों ने कम्युनिस्ट पार्टी को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपने पैर जमाने में मदद की। उन्होंने कम्युनिस्ट विरोधी विद्रोह पर नकेल कसी और सभी को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए बाध्य किया। चेंग ने VOA को बताया कि कभी कभी ये समूह ग्रामीणों को कारखानों के श्रमिकों के खिलाफ लाठी, बंदूक और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने की इजाजत देते थे, जो अभी तक नहीं किया जा सका। 6 मई 1966 को माओ ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे कल्चर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन 16 मई को सूचना नाम से एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया कि विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, समाचार, पुस्तक प्रकाशन इत्यादि कई क्षेत्रों का नेतृत्व अब हर वर्ग के हाथों में नहीं रह गया है। उन्हें चला रहे सारे बुद्धिजीवी, सामान्य विरोधी, जनता के शत्रु, प्रतिक्रियावादी का ढेर है। माओ लिखित लाल पुस्तक लिए बच्चे और छात्र सांस्कृतिक क्रांति के लाल रक्षक यानी रेड गार्ड कहलाते थे। हर दिन हजारों लाखों की संख्या में गांव और शहरों के सड़कों पर निकलकर माओ के कथित शत्रुओं को ढूंढते और फिर उन पर टूट पड़ते। 18 जून 1966 को विश्वविद्यालय के 60 वरिष्ठ प्रोफेसरों की अपराधियों जैसी सुनवाई के बाद सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उनके लातों मुक्कों से मारा गया। चीन की यह सांस्कृतिक क्रांति 9 सितंबर 1976 को माओ की मौत के साथ खत्म हो गई। चीनी कंपनियां इस तरह के फोर्स क्यों बना रही है? जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही है, वहां की जनता में सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के कारण देश में भी संघर्ष की चिंता है। विश्लेषकों का कहना है कि इन कॉर्पोरेट ताकतों की स्थापना मुद्दों पर बीजिंग की चिंताओं को उजागर करती है। इसे महामारी के बाद समाज पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ मजबूत करने के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयासों के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। 2023 में चीन की इकोनॉमी 5.2% की रफ्तार से बढ़ी, लेकिन देश की इकोनॉमी को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है, युवा बेरोजगारी चरम पर है, डिफ्लेशन का दबाव है, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट बढ़ रहा है और स्थानीय सरकार कर्ज में डूबी है। चीन क्या कर रहा है? चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यू कियान ने अक्टूबर 2023 में कहा था कि PAFD बढ़ाने का प्रयास राष्ट्रीय रक्षा के लिए चीन के पूरे देश के दृष्टिकोण का हिस्सा है और मिलिशिया बड़े पैमाने पर लामबंदी से लेकर प्रतिक्रिया तक हर चीज के लिए उपलब्ध है।
चीन की राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ द्वारा किए गए एक बयान में कहा गया है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में कॉर्पोरेट ब्रिगेड की स्थापना राष्ट्रीय रक्षा दायित्वों को पूरा करने और राष्ट्रीय रक्षा निर्माण को मजबूत करने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि स्वामित्व वाले उद्यमों के भीतर पीपुल्स सशस्त्र बल इकाइयां राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली के एक घटक हैं। यह उद्यमों के भीतर पार्टी के सशस्त्र कार्य विभाग है। साथ ही उद्यमों के भीतर सरकार की भर्ती शाखा भी है। कड़े कोविड प्रतिबंधों को विरोध प्रदर्शनों और जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, जो कम्युनिस्ट राष्ट्र में असामान्य है। जब से चीन संपत्ति मंदी का सामना कर रही है और युवा बेरोजगारी कॉर्पोरेट डिफॉल्ट से जूझ रही है, तब से प्रदर्शन और बढ़ गए हैं। श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखने वाली हांगकांग स्थित गैर लाभकारी संस्था चाइना लेबर बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार 2023 के श्रमिक हड़ताल बढ़कर 1794 हो गए, जबकि एक साल पहले दर्ज की गई 830 से ये संख्या दोगुनी है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस में चीनी राजनीति के फेलो नील थॉमस ने CNN को बताया कि कॉर्पोरेट मिलिशिया की वापसी राष्ट्र सुरक्षा के आर्थिक विकास को बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर सी के बढ़ते फोकस को दर्शाती है। देश अधिक कठिन भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। निजी सेनाएं कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध प्रदर्शन और कर्मचारियों को हड़तालों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने में मदद कर सकती है। पूर्व और दक्षिण एशिया दोनों में अमेरिकी राजनयिक के रूप में काम करने वाले सेवानिवृत्त अमेरिकी मरीन कर्नल ग्रांट न्यूसम ने कहा कि निजी सेनाएं सत्ता संभालने के बाद से शी जिनपिंग के नियंत्रण को मजबूत करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि यह नियंत्रण अंततः हिंसा और धमकी के संभावित या वास्तविक उपयोग पर निर्भर है। एसओई में इन सशस्त्र बल इकाइयों के होने का नियंत्रण बढ़ता है और नियंत्रण मजबूत होता है और हिंसा के मनोवैज्ञानिक खतरा बढ़ता ही जाता है। तो आज हमने आपको चीन की प्राइवेट आर्मी के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।